सेशन में आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों। आ जाइए आप लोग, एक बार कमेंट कर दीजिए कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है प्यारे बच्चों। फिर हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी कहानी को। बिल्कुल आज का जो टॉपिक है वो है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। उस पोर्शन को जहां से हम लोगों ने छोड़ा था वहां से आगे की बात हम लोग करेंगे बच्चों, ठीक है। या अगर आप चाहते हैं तो एक बार कंप्लीट चीजों को मैं रिकैप भी कर दूंगा बच्चों, ठीक है। हाँ चलो आ जाओ, जल्दी आओ भाई सभी लोग बच्चों। प्लीज ज्वाइन ऑल। कमेंट कर दीजिए आप लोग कि विजिबिलिटी है, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कंप्लीट आप लोगों तक पहुंच रही है ना। तो प्यारे बच्चों एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिए आप लोग। आई एम ऑडिबल ना। चलो बच्चों तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग आज के सेशन को। हेलो, कमेंट कर दो बेटा, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके बेटा, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं पहले हम उसको समझेंगे और फिर उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे बच्चों, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है ना, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं और जो पेपर्स का लेवल यूपीपीजीटी का बनेगा और यूपीजीआईसी का वो लेवल अब कमोबेश समझ में आ रहा है कि इस बार बड़ा चेंज आएगा, ठीक है। तो आपको सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है ना। टर्म क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, ये मुझे आज पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट का जो एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है, वो इसके वर्ड में ही छिपा हुआ है बच्चों। ये कहता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर हम लैटिन वर्ड में पढ़ें, फ्रेंच में पढ़ें तो उसको बोलते हैं क्या? हाइड्रेट द कार्बन, है ना, या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बच्चों। तो इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रेट द कार्बन या डी कार्बन बोलते हैं। नॉर्मल इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं क्या? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोल सकते हैं बेटा? हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोल सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। इसमें इसका जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों, जो जनरल फार्मूला इसका होता है, जनरल फार्मूला वो होता क्या है? आपके पास एक कार्बन होगा, राइट, क्या होगा? कार्बन होगा जनरली, ठीक है। और इस कार्बन के साथ अटैच क्या होंगे हमारे पास? कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मान लीजिए अगर आपके पास कार्बन का नंबर x है, ठीक है बेटा, कार्बन का नंबर क्या है? x है, तो H2O का नंबर भी क्या होगा बेटा? x होगा, ठीक है। ये है, इसके हिसाब से अगर हम कुछ डेफिनेशन को और सॉल्व करने की कोशिश करें, या कई बार वाई होता है कह सकते हैं हम लोग। जैसे आप कहते हैं ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हम लिखते कैसे हैं? C6H12O6, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं C6H2O6, है ना, तो यानी ये कार्बन का हाइड्रेट हो गया। ऐसे जब आप सुक्रोज लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सुक्रोज लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं आप? C12H22O11। ऐसे केस में क्या बनेगा भाई? C12 बनेगा, और वाटर क्या लिखेंगे आप? 12 लिखेंगे, राइट। तो एक्चुअली में जो हम पुराने टाइम में पढ़ रहे होते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो इस तरीके से लिखा जा सके उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, ऐसा लोगों को मानना था, ऐसा लोगों का सोचना था। लेकिन ऑलवेज ये सही नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे अगर इसका एक्सेप्शन देखते हैं, इसका एक्सेप्शन देखते हैं, इस ओल्ड डेफिनेशन का एक्सेप्शन, तो आपके पास क्या एक मॉलिक्यूल है? एसिटिक एसिड है। क्या है? एसिटिक एसिड है कि नहीं है? है। तो एसिटिक एसिड को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं CH3
COOH लिख सकते हैं इसको। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं C2 एंड H2O का होल ट्वाइस, लिख सकता हूं ना। तो ये इस फार्मूले को तो फॉलो करता है ना, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। फॉलो जनरल फार्मूला बट नॉट कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन हमें पढ़ाया जा रहा है, ये डेफिनेशन में कुछ ना कुछ लोचा है, यानी जो पुराना डेफिनेशन है, तो कुछ नई चीज हम लोगों को ढूंढ के लानी पड़ेगी जो यूनिवर्सल रूप से क्या हो, एक्सेप्टेबल हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो करेक्ट डेफिनेशन है उससे हम आगे की बात करते हैं, है ना। जो डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में लिखना है और जिस डेफिनेशन को आपको एग्जामिनेशन में पहचानना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ही कोर घुस करके क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें अपने थिंक प्रोसेस को डेवलप भी करना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब अगर मैं आपसे कहूं कि न्यू डेफिनेशन या मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, करेक्ट डेफिनेशन क्या है, राइट, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है आज के टाइम का, तो वो बताइए आप। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगा, है ना बेटा। तो ध्यान से देखिए, इसको समझने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको अलग से बताऊंगा। हालांकि मुझे मालूम है कि आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है, ठीक है, इस लेवल से पढ़ाना कि आपको कुछ नहीं पता है, जीरो से हमें बिल्डिंग अप करना है। ठीक है, तो एक टर्म आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, किरल। क्या आता है, किरल, जिसको हम कायरल भी कह लेते हैं, है ना, किरल। ठीक है, किरल या कायरल, जो मर्जी आप पढ़िए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। कायरल का मतलब होता है इस दुनिया का ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज ना हो, है ना। किरल का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या बोलते हैं इसको, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, इम्पोजिबल मिरर इमेज, जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता है। ठीक है, मिरर इमेज, उसे हम क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में कायरलिटी को और आसान से पहचानना है तो कायरल होने के लिए एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। क्या, एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, और एसिमेट्रिक कार्बन को कैसे मैं इजीली पहचान पाऊं, तो इसका मतलब ऐसा कार्बन ढूंढूंगा जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, है ना। कार्बन क्या हो बेटा, कार्बन अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप, जिसके चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो जनरली एसिमेट्रिक कार्बन होता है। और ऐसे मॉलिक्यूल कायरलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा सिंगल कार्बन है तो पक्का कायरल होगा। अगर एक से ज्यादा कार्बन ऐसे हैं एसिमेट्रिक कार्बन, तो कायरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि मॉडर्न डेफिनेशन कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और क्या है बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा OH ग्रुप वाले, पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। क्या, OH ग्रुप, एक से ज्यादा OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी। इसके साथ साथ क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, क्या है, और एल्डिहाइड हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटोन्स हो सकते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स, है ना, हैविंग एट लीस्ट 1 एसिमेट्रिक कार्बन बेटा। ठीक है, कम से कम उसमें एसिमेट्रिक कार्बन हो। समझ में आ गई बात, राइट। ये इसका करेक्ट डेफिनेशन है ना। जनरल फार्मूला बिल्कुल सही है, आपको यही लिखना है। जनरल फार्मूला क्या होगा, C होगा, N होगा, H2O होगा और फिर यहां पर भी N हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वो एल्डिहाइड होगा, अगर ये एल्डिहाइड होंगे, ठीक है, तो इनके नाम के सामने लगा देंगे हम क्या, एल्डोज। क्या नाम लगाएंगे, एल्डोज। और अगर ये कीटोन होंगे तो इनके नाम के बाद में क्या लगेगा, कीटोज। क्या लगेगा, कीटोज। या आईपीएससी नाम में हम बहुत सारी चीजें इनकी सीखने वाले हैं प्यारे दोस्तों। ठीक बात है, इतनी कहानी क्लियर हो रही है आप लोगों तक। एक बार ओके लिख दीजिए कि सर क्लियर हो रहा है ना। एक बार ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए कि क्लासेस रनिंग है, तो जो बच्चे नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ जाएंगे। ठीक है ना।
यहां तक बातें क्लियर है बेटा? बनीत जी समझ में आ रहा? प्रज्ञा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब मैं कुछ आपको और बातें बताता हूं। ठीक है, जब भी आप कीटोन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों? कीटोन की बात करेंगे। देखो उधर है ना, जब भी कीटोन की बात करें, ये कीटोन है हमारे पास। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम 11th-12th में रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो रिएक्शन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। कैसा होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यानी यहाँ पर एक कार्बन होगा, क्या होगा? एक कार्बन होगा। मैं कार्बन को प्रॉपर बना करके दिखा देता हूँ। और बिल्कुल अगर आपको ये बात समझ में आ रही है ना, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बातें, तो आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यह एक कार्बोनिल कंपाउंड है, यह एक कार्बोनिल ग्रुप है। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पर केवल आर लगा दिया है, राइट, अब अगर आपने इसको H लिखा है, यहाँ पर H लिखा है और यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, आर। अगर यहाँ पर H है तो एल्डिहाइड है और फिर से आर आ गया तो कीटोन हो गया। अभी हम बस इतना ही समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर दोनों में से कुछ भी लगा ले, राइट। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इसका रिएक्शन कराया किसी एल्कोहल से, किससे? एल्कोहल से, तो एल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से एल्कोहल बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल। कैसे? बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। कौन सा सेंटर है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है यहाँ पर, है ना। तो हम कैसा बिहेव करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है, ये सामने वाला बताता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर रिएजेंट को देख करके या सबस्ट्रेट को देख करके, रिएजेंट को देख करके सबस्ट्रेट में कोई चेंज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव अप करते हैं, तो इसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम देते हैं क्या? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक। ये ऐसा ही है जैसे बहुत ही हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का आदमी सामने सांप देख ले तो भाग जाता है, राइट। सांप देख रहा है तो कांप जा रहा है, इसका मतलब वो डरपोक नहीं है, लेकिन रिएजेंट क्या है? काला नाग है। उसको देख करके आपके अंदर क्या आ रहा है? डर आ रहा है। लेकिन ये डर अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। तो ऐसा इफेक्ट जो कि अनस्टेबल है, क्या है? अनस्टेबल है। किसकी वजह से आता है? रिएजेंट के प्रेजेंस में आता है। रिएजेंट को हटा दो तो वो इफेक्ट गायब हो जाता है। उसी को हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसको देख करके यहाँ पर कौन सा इफेक्ट आएगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, राइट। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिविटी बनेगी। आपको ये बात समझ में आ गया है? अब इस पॉजिटिव सेंटर पर ये जो आपका ऑक्सीजन है अल्कोहल का, एज ए न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर क्या करेगा? अटैक करेगा, है ना। दोनों लोन पेयर आ जाएंगे। तो जो पहला स्टेप होता है, यानी कीटोन या एल्डिहाइड के ऊपर, यानी एल्डिहाइड मान लीजिए आप, ठीक है, तो जब पहली बार इसका अटैक होता है तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं बेटा? हेमी एसिटल। और कीटोन है तो बोलेंगे हेमी कीटल। अगर कीटोन है तो हेमी कीटल बोलेंगे और एल्डिहाइड है तो नाम क्या देंगे? हेमी एसिटल। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, राइट। अब देखो, अब आगे की कहानी बिल्कुल आसान सी बन जाएगी आपके पास। ये आर हो गया सर, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन था ये बन गया O माइनस बन गया। क्या बन गया? O माइनस, राइट। तो ये जो हाइड्रोजन है एक्चुअली में आप साल्वेंट का हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं एक स्टेप को इसको सॉल्ट करना चाहूं तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे चिपकेगा। अगर नहीं करना चाहते तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, फिर निकल करके वहां पर जुड़ जाएगा। ठीक बात है, इतनी सी बात है, राइट। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर जोड़ क्या रहा हूँ? OR। क्या जोड़ रहा हूँ? OR। ये OR। और H कहाँ जा रहा है? ऊपर, ठीक है। ये H जा रहा है कहां पर? ऊपर जा रहा है। और यहां पर क्या हो गया? R या H, जो मानना चाह रहे हैं आप। H मानोगे तो इसका नाम होगा हेमी एसिटल और R मानोगे तो नाम हो जाएगा हेमी कीटल। दोनों को एक साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये टॉपिक हम एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ते हैं, लेकिन बायोमॉलिक्यूल में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो ये एक्चुअली में क्या है? हमारा हेमी एसिटल है। क्या है? हेमी एसिटल है। और इसी एसिटल को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? कीटल भी कह सकते हैं, अगर ये कीटोन ले रहे हैं तो। प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि केमिस्ट्री में किसी के पास जितने ज्यादा ऑक्सीजन वाले ग्रुप आएंगे,
है ना। जितने ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन वाले ग्रुप होंगे उतना ज्यादा वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करेगा। अभी इसमें एक ऑक्सीजन आ सकता है, जिसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन आ सकता है वो उतना बेटर रिड्यूसिंग नेचर का होता है। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए, कार्बन, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन, कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर आर मतलब कार्बन, आर मतलब कार्बन, आर मतलब कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, और उस कार्बन पे OH हो तो वो रिड्यूसिंग होता बाई नेचर। कैसा होता, रिड्यूसिंग। अगर ये किसी में हेमीएसिटल है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग बाय नेचर। ठीक है, तो रिड्यूसिंग होने का पहचान क्या है, रिड्यूसिंग होने का पहचान है एक कार्बन लाओ, उस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लाओ, फिर एक कार्बन लाओ, इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर अगर OH ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, OH ग्रुप, तो बाई नेचर ये क्या बन जाएगा, ये रिड्यूसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग। यानी जब एल्डिहाइड और कीटोन पर एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल का अटैक होगा तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा, जिसमें क्या हो, कार्बन हो फिर ऑक्सीजन हो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन फिर कार्बन फिर OH हो, राइट। अगर आपने इसमें दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल का अटैक कराया, किसका, दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल का अटैक यहाँ पर कराया, राइट, तो अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, जो दूसरा वाला हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, अब ये भी ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब ये कैसे करे अटैक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो होता क्या है प्यारे दोस्तों, अब की बार एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, इसका H इसका OH कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों निकल जाएंगे, या इसका OH इसका H कर लीजिए क्योंकि दोनों ही अल्कोहल है। अब जो बना ना, अब जो बना आपके पास वो बन गया कि RCOR, यहां पर H या R हो गया, और ऊपर क्या आ गया भाई, O के साथ एक R आ गया। इसको बोलते हैं एसिटल या कीटल। क्या बोलते हैं, एसिटल या कीटल बोलते हैं। इसको कंप्लीट ऑक्सीडाइजर फॉर्म में आ गया है, तो ये एसिटल है, इसी को हम कीटल कहेंगे, और ये बाई नेचर कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, तो जिसके भी स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन ऑक्सीजन फिर कार्बन हो लेकिन OH ना हो, OH की OR हो या कोई और ग्रुप आ जाए, वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। तो जब मैं शुगर का स्ट्रक्चर आपको भी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि शुगर नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि शुगर के स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा ही एसिटल वाला फंक्शन आपको दिखेगा, ऐसा ही एसिटल वाला स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। लेकिन जब ग्लूकोज फ्रक्टोज को पढ़ाऊंगा तो ग्लूकोज में भी आपको क्या मिलेगा, एसिटल मिलेगा, और फ्रक्टोज में भी आपको हेमी एसिटल और हेमी कीटल पार्ट मिलेंगे। यहां तक समझ में आ गया है क्या, अरे बोलो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है बच्चों, ओके है, एक बार कमेंट कर दो सभी लोग। आज अभी इसके बाद एक हिस्ट्री की क्लास होगी ऐप पर, और करंट अफेयर्स की क्लास लाइव होगी जाकर के यूट्यूब पर प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए फ्री हूं, समर्पित हूं, कल से सुबह शाम क्लासेस आपकी चलेंगी रेगुलर। ठीक है, GIC को फुल मोड में क्लियर करना ही है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, GIC में टॉप 10 जो आपके रैंक आती है उसमें 2 से 3 लोगों के एंट्री जरूर करनी है, ट्राई करो कि पहला पोजीशन मिले। ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? चलो, जब आप इतना सीख गए हैं, ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सुक्रोज की। और सुक्रोज की बात करने से पहले भी मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई कर लेते हैं। किसको बेटा, कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासीफाई कर लेते हैं बेटा, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट अपने आप में शर्करा होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, शर्करा होते हैं। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे होते हैं वो सैकेराइड्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, सैकेराइड्स होते हैं, है ना। अब इन सैकेराइड को क्लासीफाई करना हम लोगों को अलग अलग डेफिनेशन के हिसाब से। ये क्या है बेटा, ये सैकेराइड है, याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, ये सैकेराइड्स है। सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा या मीठा, है ना। ओके, अब यही शर्करा या सैकेराइड रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, दो नेचर इनमें भी पाया जाता है।
ठीक है, एक आपके कैसे होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग, और दूसरे कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग, है ना। ठीक है, देखो भैया, जो रिड्यूसिंग होंगे, ठीक है, यानी जिसके अंदर क्या पाया जाता होगा, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, और फिर क्या हो, OH हो। ठीक है, जैसे कि इनके एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है, जो हमसे बार बार पूछे जाएंगे एग्जाम में, पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से, लास्ट टाइम जीएसई में पूछा गया था। एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज है, क्या बेटा, ग्लूकोज। दूसरा क्या है, फ्रक्टोज है, क्या है, फ्रक्टोज है ना। और जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं बाई नेचर, कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग जो हमारे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग जो होते हैं, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग जो होते हैं उनमें ये ग्रुप पाया जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर OR होता है, क्या होता है, OR, यानी कि एसिटल होता है। इसके एग्जाम्पल में सबसे फेमस एग्जाम्पल जो बार बार पूछा जाएगा वो सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज। लास्ट टाइम पूछा गया ये क्वेश्चन, जीआईसी के पेपर को उठा के आप लोग देखिए। अब जो आपके पास शर्करा है प्यारे बच्चों, या जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, जिसका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर मैं इसको हाइड्रोलिसिस करूं, इस मालिक्यूल को तोड़ने पर केवल एक ही तरीके के मालिक्यूल मिल रहे हैं, मतलब एक ही मालिक्यूल मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे मोनोसैकेराइड। क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। क्या नाम देंगे, मोनोसैकेराइड। ठीक है, अगर आप इस पूरे मालिक्यूल को, होल मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, और तोड़ने के बाद इस पूरे मालिक्यूल को, एक मालिक्यूल की हाइड्रोलिसिस करते हैं और उसको तोड़ते हैं, क्या करते हैं भाई, तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद एक तरीके का ही कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, उससे बोलेंगे मोनोसैकेराइड। क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, तो एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, दूसरे क्या होंगे जरा बताओ आप सोच के, दूसरे होंगे क्या हमारे, डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड बनेंगे। ठीक है, देखो अभी बात करते हैं तीसरे और चौथे। ये चारों नाम पूछ लिए जाते हैं हम लोगों से मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, चलो भाई, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है सैकराइड्स के, जो बायोमॉलिक्यूल्स ही सैकराइड कहलाते हैं हमारे, और कार्बोहाइड्रेट सॉरी। तो आपके पास है मोनोसैकेराइड, क्या है, मोनोसैकेराइड, क्या है बेटा, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड। इसमें आपके पास अगर इन मालिक्यूल को या ऐसे कार्बोहाइड्रेट को फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो टूटेंगे नहीं, मतलब सिंपल और कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे। एग्जांपल क्या है ये, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, दूसरे क्या है हमारे, डाइसैकेराइड। क्या है बेटा, डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड। इनमें आपका एग्जांपल होता है क्या, सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज। एक होते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या, ओलिगोसैकेराइड। इसमें उनको पढ़ते हैं जिसमें जो यूनिट होती है वो 2 से लेकर के 9 तक होती है। ठीक है, 2 से लेकर के 9 तक जिनमें आती है उनको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, जिसका एग्जांपल है रफिनोज, बहुत सारे हैं इसमें रफिनोज। ठीक है बेटा, इसमें सुक्रोज और लैक्टोज दोनों आ जाएंगे, पूछा गया है। इसके एग्जाम्पल में क्या है बेटा, रफिनोज। और एक आपके पास होता है पॉलीसैकेराइड, जिसमें 10 से ज्यादा यूनिट हो। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। हेलो, हाँ भाई, क्या लिखा आपने, एक बार कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कमेंट करा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसी तरीके से रिवीजन भी करते रहना है साथ ही साथ। ठीक है, तो स्टार्च हुए, सेलुलोज हुए, सब पॉलीसैकेराइड होते हैं, है ना बेटा। स्टार्च अपना, अब स्टार्च तो केमिस्ट्री में खूब पढ़ते हैं हम लोग, दैनिक जीवन में बड़ा यूज होता है। सेलुलोज भी पढ़ते हैं आप लोग, सेलुलोज मतलब कॉटन। ठीक है भाई, एक खाते हैं और एक पहनते हैं, तो लकड़ी, कपड़ा और मकान, सॉरी क्या बोलते हैं, ये देता है आपका स्टार्च, खाना। ठीक है, और ये देता है आपका घर और कपड़ा। ठीक है, सेलुलोज से। तो 3 फंडामेंटल जो चीजें आपकी हैं, उनमें 2 चीजें
खाना और कपड़ा मिल जाएगा, और मकान भी मिल जाएगा, ठीक है, लकड़ी का आप कह सकते हैं ना, खाना कपड़ा मकान तीनों मिल जाएगा स्टार्च और सेलुलोज से। तो ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट का अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो रियली में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम एक डाइसैकेराइड पढ़ेंगे जो कि बहुत फेमस है, जिसका नाम है सुक्रोज। इसी सुक्रोज को जब आपके टेबल पे मिलता है तो लोग कहते हैं प्यार से टेबल शुगर। क्या बोलते हैं? टेबल शुगर, यानी टेबल पे पाया जाने वाला मीठा, ठीक है, इसी का नाम टेबल शुगर है बेटा। इट इज वाइट, ठीक है, क्रिस्टलाइन होता है एंड स्वीट सबस्टांस होता है, सॉल्युबल इन वाटर, ऑब्टेन फ्रॉम द सुगर केन, गन्ने से जनरली मिलता, बहुत और बहुत सारी चीजों से बन सकता है ये। व्हेन हीटेड अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट इट फॉर्म्स ए ब्राउन सबस्टांस नोन एज कैरामल। क्या बोलते हैं बेटा? कैरामल। जब इसको इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा आप गर्म कर देंगे तो एक भूरा कलर का मटेरियल शेष रह जाता है, जिसका नाम क्या है केमिस्ट्री में? कैरामल है। और ये कैरामल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये जो कैरामल आपका है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दूसरी बात क्या है, अगर मैं इसी पर, ये जो हमारे पास मालिक्यूल दिया जा रहा है, ठीक है, इसी मालिक्यूल के ऊपर, ठीक है, यहीं पर मैं क्या लगा दूं, दैट इज, ये जो हमने ग्लूकोज का सुक्रोज फॉर्मूला बनाया है, इसको लिख सकते हैं ना, C12 H2O12, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा ये। तो जब आप इस पे तेजाब डाल दोगे, क्या डाल दोगे? तेजाब, यानी कि H2SO4 डाल दोगे आप, तो H2SO4 का जो नेचर होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से होता है। कैसा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से होता है, यानी जो पानी को खींच ले। तो इसमें से पानी को खींच लेगा तो बनाएगा क्या? 12 कार्बन, केवल कार्बन बचेगा। कैसा बचेगा? ब्लैक। तो आपके एग्जाम में भी, मेंस में क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सुगर ट्रीटेड विद H2SO4, तो एक बहुत ही ब्लैक कलर का मटेरियल लेफ्ट रह जाता जो कि कार्बन होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है? कार्बन होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है। दूसरी बात, जब इसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये जो हमारे पास सुगर मॉलिक्यूल है ये 2 सैकराइड में टूट जाता है। जो 2 सैकराइड में टूटता है उसी का नाम क्या होता है? डाइसैकराइड। का नाम होता है डाइसैकराइड। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये डाइसैकराइड है, जिनमें से एक डाइसैकराइड क्या है? डी ग्लूकोज है, और दूसरा डाइसैकराइड है डी फ्रक्टोज। जो डी ग्लूकोज होता है उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यूज होती है, अल्फा जो वैल्यूज होती है वो +52.7 होती है। और जो आपके, जो प्लस का मतलब होता है कि ये जो पीपीएल लाइट होती है, किसको? पीपीएल लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को ये दाईं तरफ घुमाएगी। किधर घुमाएगी? दाईं तरफ घुमा देगी। और अल्फा अगर माइनस है तो प्लेन पोलराइज लाइट को बाईं तरफ घुमा देगी, लेकिन ज्यादा कहां घूम रहा? बाईं तरफ। तो इसका मतलब कि जो नेट रिजल्ट है वो बाईं तरफ जाएगा ना, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। जो उल्टा होता है उसको अंग्रेजी में इन्वर्ट कहते हैं। तो इस पूरे मिक्सचर का नाम होता है, इस पूरे मिक्सचर का एक नाम होता है इन्वर्ट शुगर। क्या नाम होता है? इन्वर्ट शुगर। इस पूरे मिक्सचर का नाम होता है इन्वर्ट शुगर। हिंदी में इसी को प्रतीप शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीप शर्करा। क्या बोलते हैं भैया? प्रतीप शर्करा। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव आ गया है। तो सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल, सुक्रोज खुद नॉन रिड्यूसिंग है। कैसा? ये नॉन रिड्यूसिंग। याद रखिएगा कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन जब मैं इसको पानी में इसको हाइड्रोलाइज करता हूं एसिडिक मीडियम में, तो 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड बनते हैं, और दोनों ही मोनोसैकेराइड अपने आप में कैसे होते हैं बाय नेचर? रिड्यूसिंग होते हैं। तो जब कई बार हम लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन को पैराग्राफ के मेथड में पूछता है कि एक हमारे पास डाइसैकेराइड जिसका नाम ए है, उस जो कि बाय नेचर नॉन रिड्यूसिंग है, राइट, और जब हम उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो उससे 2 मोनोसैकेराइड पैदा होते हैं, और दोनों ही अलग अलग क्या है? रिड्यूसिंग नेचर के हैं। तो आप गेस करिए कि ए क्या हो सकता है? तो वो ए क्या बनेगा? हमारा सुक्रोज बनेगा। क्या यहां तक की बातें क्लियर आ गई हैं आपको? बताओ भाई। हमारी क्लासेस 3 दिन बाद हो रही हैं, 4 दिन बाद, है ना, लेकिन अब कंटिन्यूस होंगी भैया। कमेंट कर दो भाई अगर सबको समझ में आ रहा है तो। हेलो, बोलो बेटा। आगे बढ़ सकता हूँ? वेरी गुड।
ठीक है बेटा। दूसरी बात क्या है बेटा, इसका हम जो हाइड्रोलिसिस करते हैं वो एसिड बेस के अलावा हमारे पास एक एंजाइम भी होता है ना, जिसका नाम है इन्वर्टेज। क्या नाम है? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम भी कर सकता है, ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है? ईस्ट में। यानी केन शुगर की जो हाइड्रोलिसिस है वो 3 मेथड से की जा सकती है, एंजाइम इन्वर्टेज के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में और बेस के प्रेजेंस। तीनों ऑप्शन आ सकते हैं। एसिड के प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो सकता है, बेस के प्रेजेंस में बेसिक हाइड्रोलिसिस हो सकता है, और साथ ही साथ जो एंजाइम है इन्वर्टेज, जो किसके अंदर पाया जाता है? ईस्ट के अंदर पाया जाता है, तो वो भी इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। चलिए, कैसा होता बाई नेचर? नॉन रिड्यूसिंग होता, मैंने बता दिया, बिकॉज इट हैज स्टेबल एसिटल लिंकेज होता। क्या होता है? एसिटल लिंकेज, हेमी नहीं। एंड इन एक्वस सोल्यूशन इट कैन नॉट गिव फ्री कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, एंड सो इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंट एजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन। तो जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होंगे वो टॉलरेंट एजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री का लैंग्वेज यही है हमारा। This indicate that neither the aldehyde group of glucose nor the ketonic group of the fructose is free in the sucrose। यानी ये बनता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, मतलब एल्डोज यानी ग्लूकोज से, कीटोज यानी फ्रक्टोज से, लेकिन दोनों के एल्डिहाइड और कीटोन फ्री नहीं होते हैं, और फ्री नहीं है तो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे किसको? टॉलिन और फेलिंग को। इन टॉलिन और फेलिंग को दोनों रिड्यूस करते हैं। कौन कौन? ग्लूकोज अलग से कर देता है और फ्रक्टोज भी कर देता है, लेकिन कौन नहीं कर पाता है? इन दोनों से बना हुआ सुक्रोज, है ना, इन दोनों से बना हुआ सुक्रोज नहीं करता है, या जो भी नॉन रिड्यूसिंग होंगे वो नहीं कर पाएंगे। ये आपके उस मीठे का जिसके आप बचपन से दीवाने हैं, जिसके आप एडिक्टेड हैं, ठीक है, उस सुक्रोज का एक स्ट्रक्चर है। सुक्रोज में एक यूनिट जो है, आप ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर कहीं आपको दैट इज ये मिल जाता है स्ट्रक्चर, दैट इज, ठीक है, ऐसा, इसको बोलते हैं पाइरानोज। क्या बोलते हैं? पाइरानोज बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में पाइरानोज बोलते हैं इसको बेटा। और कहीं ये स्ट्रक्चर मिले तो इसको बोलते हैं फ्यूरोन्स। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूरोन्स या फ्यूरानोज बोलते हैं, है ना। तो जो ग्लूकोज होता है उसमें इस तरीके से 6 मेंबर की एक रिंग बनती है, राइट। तो ये हो जाता है। अब चूंकि इसमें अल्फा बीटा कैसे डिफाइन करते हैं? अगर दोनों OH सेम साइड हैं तो अल्फा, और ये OH और ये OH ऊपर होता है। यहाँ पे फ्यूचर में OH था, ठीक है, इसका OH मिलकर के ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया है, राइट। तो यहाँ पर क्या है आपके पास? ये है अल्फा डी ग्लूको पाइरानोज। पाइरानोज मतलब 6 मेंबर। और ये क्या है? बीटा डी। बीटा क्यों? क्योंकि इसमें जो OH है यहाँ का और यहाँ का अपोजिट ले रहे हैं हम लोग एक्चुअली में, इस OH के कंपेयर में। तो बीटा डी फ्रक्टा फ्यूरानोज है, फ्यूरानोज है, राइट। अब ध्यान से देखो, हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे रिंग देखनी, ये कार्बन है, इस कार्बन के बाद ऑक्सीजन है आपका, राइट, ये ऑक्सीजन है, फिर ये कार्बन है, और इस कार्बन पे OH डायरेक्टली नहीं है, C है, यहाँ पर भी डायरेक्टली OH नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा रिंग है? ये कौन सा लिंकेज है? एसिटल है। और इन दोनों कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन ऐसा कार्बन होता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बायोमॉलिक्यूल या किसी भी मॉलिक्यूल में जो पहला कार्बन जो कि कायरल कार्बन होता है उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। उसको छोड़ के जो भी आपके एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं उनको हम बोलते हैं इपीमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? इपीमेरिक। तो ये आपका एनोमेरिक है और ये क्या है? इपीमेरिक है सारे, ठीक है बेटा, क्या है? इपीमेरिक है। इपीमेरिक में ये भी आ सकता है, लेकिन एनोमेरिक में ये केवल यही आएगा, याद रखिएगा। तो बाद में पढ़ाऊंगा कि ऑल एनोमर आर एपीमर बट ऑल एपीमर आर नॉट एनोमर। ये सब कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, और अब आप पहचान गए हैं कि सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि मैं नॉन रिड्यूसिंग हूं। कैसा हूं? नॉन रिड्यूसिंग हूं बाय नेचर। ठीक बात है, इतना ठीक है बच्चों। और जब मैंने इसको शेयर फॉर्म में तोड़ा तो बिल्कुल क्लियर हो गया, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन यहाँ पर ना तो डायरेक्टली OH यहाँ है और ना ही OH यहाँ पर डायरेक्टली है, तो कोई इस कार्बन पे OH नहीं है ना, इसके बगल वाले पर है, ठीक है। इसका नाम है अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड टू द एनोमेरिक पोजिशन ऑफ डी ग्लूकोज, दैट इज, ये क्या है बेटा? बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड टू द एनोमेरिक पोजिशन ऑफ डी ग्लूकोज। तो इसके लिए बीटा है, इसके लिए क्या है? अल्फा है। दूसरा क्या है? इसको हमने चेयर फॉर्म में ऐसे बनाया है और इसको सिंपली इस तरीके से बनाया है बेटा। तो ये लिंकेज है, इसका अल्फा लिंकेज है, इसका क्या है? बीटा लिंकेज है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने एक का बीटा एनोमर लिया और एक का क्या लिया? अल्फा एनोमर लिया है। अब आप क्वेश्चन बताओगे। अब क्या बताओगे बेटा जी? क्वेश्चन।
ठीक है, which one of the following set of monosaccharide form सुक्रोज, इनमें से कौन से मोनोसेक्राइड के दो पेयर हैं, मतलब दो लोग जोड़े हैं, एक जोड़ा ऐसा है जो सुक्रोज बनाता है, चीनी बनाता है, अल्फा डी ग्लुक्टोपाइरानोज एंड अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूकोपाइरानोज तो है लेकिन गलेक्टो नहीं है हमारे पास, ठीक है। दूसरा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। अरे कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दो, अल्फा बीटा है दोनों, अल्फा अल्फा नहीं है, कमेंट करो फटाफट सभी, कमेंट कर दो। बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी आपका सही आंसर है, सभी कमेंट करो फटाफट, एक आंसर अभी आया भाई, तो बी इज द राइट आंसर। क्या देखना, अल्फा बीटा देखना, अल्फा ग्लूको का और बीटा फ्रक्टो का, है ना, और ग्लूको के साथ लगेगा पाइरानोज, फ्रक्टो के साथ लगेगा फ्यूरानोज, एफ फॉर फ्रक्टो या फ्रक्टो फॉर या एफ फॉर फ्यूरा, है ना, और यहाँ देखो ग्लूको है तो ग्लूको को आप पाइरानोज बोलेंगे, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ये सेम क्वेश्चन पीजीटी में कॉपी हो सकता है। चलिए एक और डाइसेकेराइड है जिसका नाम है माल्टोज, क्या नाम है बेटा, माल्टोज, तो हम कहानी डिस्कस करने वाले किसकी, माल्टोज की। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय द एंजाइम डायस्टेज। जब आप स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड है उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में, डाइस्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में, ठीक है, जो माल्ट में होता है, ठीक है, या स्प्राउटेड वर्ली सीड में होता है, तो ये जो स्टार्च है ये डाइस्टेज के प्रेजेंस में माल्टोज में चेंज हो जाता है, यानी ये माल्टोज से बना होता है, कौन, स्टार्च कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 मोल ऑफ माल्टोज यील्ड्स 2 मोल ऑफ डी ग्लूकोज, यानी ये जो माल्टोज है ना ये फ्यूचर में क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एन मॉलिक्यूल है तो 2 टाइम्स ऑफ एन ग्लूकोज बनाएगा, कितना, 2 टाइम्स ऑफ एन ग्लूकोज, यानी फंडामेंटल यूनिट इन लोगों की क्या बन रही है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना माल्टोज, माल्टोज से बना स्टार्च, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या है, पॉलीमर है, सॉरी मोनोमर है, ये इस मोनोमर का एक कंबाइनिंग मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर है, समझ में आ गया। तो स्टार्च को अगर तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तो बाद में क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। तो अगर आपने अपनी दांतों से रोटी को बार बार तोड़ते जा रहे हैं ना, चबाते जा रहे हैं चबाते जा रहे हैं चबाते जा रहे हैं, तो स्टार्च किस में चेंज होगा, अरे बोलो, माल्टोज में, माल्टोज किस में चेंज होगा, ग्लूकोज में, ग्लूकोज स्वाद में कैसा होता है, मीठा, इन रोटी को जब ज्यादा देर तक चबाते हैं तो कैसा लगता है, वो मीठा लगता है दोस्तों, कैसा लगता है, मीठा, दैट इज द रीजन, दैट इज द सही आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन लोगों से पूछा भी गया प्यारे बच्चों, ओके, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। माल्टोज कैसा है, देखिए माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर, अभी इसके स्ट्रक्चर से क्लियर करेंगे। सिंस इट फॉर्म्स एन ओसाजोन, क्या बनाता है, ओसाजोन, ओसाजोन को समझेंगे बच्चों, ठीक है, ओसाजोन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम ओसाजोन बनाते हैं, और जो ओसाजोन बनाएगा वो रिड्यूसिंग होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अंडरगो म्यूटा रोटेशन, ओहो वेरी गुड, ये सब कहानी हम अलग अलग करेंगे, म्यूटा रोटेशंस, एंड आल्सो रिड्यूस द टॉलिन एंड फेलिंग सोल्यूशन, यानी ध्यान से देखो, अब मैं एक कंक्लूजन लिख दूं आप लोगों से कि रिड्यूसिंग कौन होगा, अरे बोलो, रिड्यूसिंग शुगर कौन होगा, ठीक है। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होगा, अगर मैं थियरी की बात करूं बच्चों तो उसमें हेमी एसिटल पार्ट होगा, थियरी में यही देख के आंसर सही करेंगे हम, क्या करेंगे बेटा, ठीक है। अगर हम थियरी में जाते हैं, किसमें, थियरी में, है ना, तो हेमी एसिटल पार्ट होगा, क्या होगा बेटा, हेमी एसिटल ग्रुप होगा, हेमी एसिटल ग्रुप होगा, उसमें ये क्या होता भैया, एक कार्बन होगा, फिर एक ऑक्सीजन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर OH होगा। अगर ये दिखे किताब में स्ट्रक्चर में तो उसको आप रिड्यूसिंग कहेंगे, प्रैक्टिकल में भी इसे समझिए। अब प्रैक्टिकल में इस कहानी को कैसे समझें, तो जब बात प्रैक्टिकल की आएगी बच्चों, ठीक है ना,
प्रैक्टिकल यानी लैब में कैसे हम इसको देखेंगे। तो पहली बात, ठीक है बच्चों ध्यान से देखो, थ्योरी में एक चीज और, सेम ओसा जोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? ओसा जोन, ओसा जोन और म्यूटा रोटेशन दें। क्या दें? म्यूटा रोटेशन, यानी म्यूटा रोटेशन वही देंगे जो रिड्यूसिंग होंगे, जो रिड्यूसिंग नहीं होंगे म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेंगे। अब लैब में कैसे पता चलेंगे? ये रिड्यूस कर देंगे, किसको रिड्यूस करेंगे? दो लोगों को जो बहुत फेमस है। ठीक है, पहला कौन है भैया? हमारा जो टॉलरेंस रिएजेंट है। क्या है? टॉलरेंस रिएजेंट। ये टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है बेटा। दूसरे क्या होते हैं? फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी, है ना? अरे बोलो। एक होता सिंपली कॉपर सल्फेट, ठीक है, बेसिक कॉपर सल्फेट। एक क्या होता है? रोचो साल्ट का सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो दोनों को मिलाते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में तो फेलिंग सोल्यूशन बनता है। अब ध्यान से देखो बेटा, मिथाइलेशन स्टडीज हैव रिवील्ड दैट, क्या क्या देता है? बोथ ग्लूकोज यूनिट आर प्रेजेंट इन द पाइरानोज फॉर्म। इसमें जो ग्लूकोज यूनिट होते हैं पाइरानोज फॉर्म में होते हैं। C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट इज लिंक्ड टू द C4 ऑफ द अदर, दूसरे के C4 से। फर्दर सिंस माल्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम, जिसका नाम क्या बेटा? माल्टेज, व्हिच specifically hydrolysis या hydrolyze alpha glycosidic linkage. Therefore, the non-reducing glucose unit in maltose must be present in the alpha form. In other word, आप कह सकते हैं कि C1 alpha of non-reducing glucose unit is attached to the C4 of the reducing glucose unit. तो इसका मतलब इसमें दो तरीके के ग्लूकोज मिलते हैं। जिसका C1 अल्फा बॉन्ड जुड़ता है वो नॉन रिड्यूसिंग वाला होता है, मतलब उसमें एसिटल बन जाता है, और जो C4 वाला होता है वो कैसा बन जाता है? हेमी एसिटल बन जाता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट टाइप के होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो डीप में पढ़ के नहीं जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और अभी हायर एजुकेशन का जो पेपर हुआ है उसने बात को प्रूफ कर दिया है कि अब अगर जॉब लेनी है तो आपको ठीक से केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, है ना? ठीक से मतलब कि एनालाइज करके पढ़नी पड़ेगी। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं, है ना? इतना समझ में आ गया हमारी बात? लो कहानी पूरी आपके सामने पिक्चर ओपन है बच्चों। तो ये देखो, ये जो आपके पास रिड्यूसिंग यूनिट है ना बेटा, इसका हमने कौन सा कार्बन लिया? चौथा वाला कार्बन लिया है। जो रिड्यूसिंग ग्लूकोज ले रहे हैं उसके चौथे वाले कार्बन के OH को जो नॉन रिड्यूसिंग बनाएंगे, उसमें क्यों कर रहे हैं ऐसा? नॉन रिड्यूसिंग क्यों कर रहे हैं? ध्यान से देखो, इसके 1 से जोड़ेंगे। अब देखो, इसको 1 से जोड़ेंगे तो COC, ना यहाँ पर OH है डायरेक्टली और ना यहाँ पर OH डायरेक्टली है, लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, ये है C, ये है O, ये है C, और इस वाले C पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस वाले C में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? एक रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, एक रिड्यूसिंग, देखो ये C है, दैट इज O है आपके पास, है ना? ये C है, फिर ये O है, फिर COH, COCOH, COCOH। तो इसमें आपका हेमिएस्टल पार्ट बरकरार है, इसमें हेमिएस्टल पार्ट ब्रेक डाउन हो गया क्योंकि इसका जो OH था ना, यही वाला OH तो यूज हुआ है। अगर ये OH यूटिलाइज नहीं होता तो ये भी क्या होगा? रिड्यूसिंग होता। यानी कहने का मतलब माल्टोज में दो ग्लूकोज होते हैं, जिस ग्लूकोज के C4 से लिंकिंग होती है वो रिड्यूसिंग रह जाता है, और जिस ग्लूकोज के C1 से लिंकेज होती है वो नॉन रिड्यूसिंग में चेंज हो जाता है। आप इसको यहां समझिए, ये आपके पास हमने पायरानोज स्ट्रक्चर बना लिया बच्चों। तो एक पायरानोज जो स्ट्रक्चर है उसका 1 वाला लिया, C1 वाले कार्बन पे जो OH था ना, अल्फा फॉर्म में था OH, अल्फा फॉर्म का OH, जैसे ये O है आपका, H चला गया। दूसरे वाले के हमने क्या करा? 1 से नहीं उठाया है, 1 को छोड़ा, 2 को छोड़ा, 3 को छोड़ा, 4 वाले OH को ले लिया। ठीक है बेटा, तो जब 4 वाले OH को ले लिया तो यहां पर कार्बन तो है, राइट? अरे बोलो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, राइट? ये आप कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो अब आपके पास यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन, और इस कार्बन पे OH है, तो कैसा होगा? रिड्यूसिंग हो गया। कैसा हो गया बेटा? ये हेमिएस्टल क्लियर दिख रहा है ना? तो ये वाला जो आपके पास ग्लूकोपाइरानोज है जो 4 वाले पोर्शन से जुड़ा है वो है रिड्यूसिंग, और जो 1 से जुड़ा है उसमें देखो क्या बेटा, ये आपके पास C है, O है, C है, यहाँ पर OH नहीं है, तो कैसा होगा? नॉन रिड्यूसिंग, है ना? इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ अल्फा डी माल्टोज। हावर्थ स्ट्रक्चर लिखना भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई सभी लोगों को? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बनना आपके दिमाग में?
क्लियर है? माल्टोज की ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये फिशर का फार्मूला है और ये हावर्थ का है, राइट, है ना? ठीक है बेटा, तो दो ग्लूकोज है और एक ग्लूकोज रिड्यूसिंग नेचर हो जाता है और एक कैसा हो जाता है, नॉन रिड्यूसिंग। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, मिल्क शुगर बोलते हैं। अकर्स इन मिल्क, है ना? अगला हमारे पास, जैसे माल्टोज हमने पढ़ लिया, अगला हमारे पास क्या है, डाइसेक्राइड, लैक्टोज है, क्या है, लैक्टोज। ठीक है, अकर्स इन मिल्क एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मिल्क शुगर। तो दूध का शुगर यही है, दूध के मीठेपन का रीजन यही है। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड और बाय एंजाइम लैक्टेज, इसका क्या नाम है, लैक्टेज, yields an equimolar mixture of D-ग्लूकोज एंड D-गैलेक्टोज। यानी इसमें दो अलग अलग सैकराइड, जैसे शुगर जैसे, इसमें एक अल्फा डी ग्लूकोज या डी ग्लूकोज है और एक डी गैलेक्टोज है। ये भी रिड्यूसिंग शुगर होता है। अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो सिंपल सी बात है, ओसा जोन बनाएगा, म्यूटा रोटेशन शो करेगा और किसको करेगा, रिड्यूस करेगा बेटा, टॉलरेंस और फेलिंग को। ये कहानी मैंने आपको बता दी है। यानी तीन हम लोगों ने पढ़े हैं, सुक्रोज पढ़ा है, माल्टोज पढ़ा है और लैक्टोज पढ़ रहे हैं। इनमें सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग था, जबकि लैक्टोज और माल्टोज कैसे हैं, रिड्यूसिंग हैं। जो रिड्यूसिंग है उनकी कंडीशन क्या है, उसमें है एक हेमीएस्टल ग्रुप पक्का मिलेगा, दूसरा वो ओसा जोन बनाएंगे, तीसरा वो म्यूटा रोटेशन की फिनोमिनन को शो करेंगे, और चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है जिसे लैब में प्रूव करेंगे, वो टॉलन रिएजेंट जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, और फेलिंग सोल्यूशन, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को ही रिड्यूस कर देंगे। ठीक बात है? अरे बोलो, जब इसका मिथाइलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिथाइलेशन से क्या मिलता है, बोथ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर प्रेजेंट इन द पाइरानोज फॉर्म, ग्लूकोज इज द रिड्यूसिंग हाफ, ठीक है बेटा, वाइल बीटा गैलेक्टोज इज द नॉन रिड्यूसिंग हाफ। मतलब एक जो ग्लूकोज यूनिट है वो रिड्यूसिंग है और बीटा गैलेक्टोज कैसा, नॉन रिड्यूसिंग है। तो C1 जो है ग्लूकोज, जिसका भी C1 अटैच हो रहा है, ध्यान से वही नॉन रिड्यूसिंग होता है, जिसका C4 अटैच होता है वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग होता है। इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देख लो इधर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के ईपीमर हैं, क्या है, एक दूसरे के ईपीमर हैं। तो ग्लूकोज का मैंने C4 पकड़ा है, C4 पकड़ा, जिससे कि इसका एसिटल पार्ट, हेमी पार्ट बरकरार रह जाए, COCOH, राइट, रिड्यूसिंग हो गया। ये आपके पास गैलेक्टोज है, क्या होता है गैलेक्टोज में, ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, ये गैलेक्टोज है, इसमें चेंज यहां पर होता है, चौथे कार्बन पे चेंज होता है। तो जब कहीं एक कार्बन पे चेंज हो जाए, बाकी सब कुछ सेम हो, चेंज मतलब कि स्टीरियो चेंज हो जाए, तो उसको एपीमर कहते हैं। अगर पहले कार्बन पे चेंज हो जाए तो उसको हम एनोमर कहते हैं। इस नाते ऑल एनोमर्स आर एपीमर बट ऑल एपीमर आर नॉट एनोमर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हेमीएस्टल पार्ट नहीं रह गया है। ठीक है, तो गैलेक्टोज यूनिट नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है और ग्लूकोज यूनिट रिड्यूसिंग हो जाता है। ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है और ये हावर्थ का फार्मूला है। ठीक है बेटा, बोलो जरा, क्लियर है, ये हावर्थ का फार्मूला है। ठीक बात है, इतना क्लियर है, देख लो। ठीक है, कैसे पता लगेगा भैया, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना कुछ भी। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन OH रिड्यूसिंग, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कोई OH दिख नहीं रहा है तो ये नॉन रिड्यूसिंग हो गया। ठीक है भाई, बोलो। अब एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन जीआईसी में आउट हो सकता है इस बार। ठीक है, तो जीआईसी पीजीटी वाले बहुत ध्यान से इस बात को पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आ चुका है। ठीक है, और जो आईआईटी में आ चुका है वो आपके एग्जाम का पार्ट बनेगा। जरा बोलो, ठीक है, इन disaccharides if the reducing group of monosaccharides that is aldehydic or ketonic groups are bonded, these are non-reducing sugars. Which of the following disaccharide is non-reducing sugar? बोलो जरा, कमेंट कर दो प्यारे दोस्तों। ये तो आप बताओगे ना फटाफट। हाँ जी, बोलो भाई, क्या आंसर बनेगा, कमेंट करो फट से, कमेंट कर दो क्या आंसर बनेगा, आंसर बता दो बच्चों। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, पक्का आएगा, कंफर्म आएगा बच्चों, है ना, बोलो भाई। कैसे थे उठे,
कैसे ढूंढें इसको? तो हमने कहा भैया नॉन रिड्यूसिंग ढूंढना है तो हेमी एसिटल पार्ट को ढूंढना है, मतलब जिसमें हेमी एसिटल पार्ट ना हो। कार्बन, अरे बोलो, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन। क्या OH है? ये नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग हो गया। अगला भी देख लो इससे जुड़ा हुआ, कार्बन, ऑक्सीजन, OH, ये रिड्यूसिंग है, इसका मतलब रिड्यूसिंग हो जाएगा, ये आंसर मेरा नहीं है। राइट। अगला देखो यहाँ पे, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये तो नॉन रिड्यूसिंग है। ये वाली रिंग, ये वाली रिंग कैसी है बेटा? कार्बन, ऑक्सीजन, ये भी क्या रिड्यूसिंग है, तो ये भी रिड्यूसिंग हो गया, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। इधर देखो भैया, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, यहां पर OH नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग हो गया। अगला वाला, इधर देखो भाई, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, यहां पर OH नहीं है, तो कैसा हो गया? नॉन रिड्यूसिंग। जब दोनों नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? यही मेरा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा भाई? बी इज आइदर, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या सबको समझ में आ रहा है? आप बी रिकॉल कर पा रहे हैं कि बी ही क्यों आंसर होगा प्यारे दोस्तों? अरे बोलो, इसका आंसर बी ही क्यों होगा? क्लियर है आप लोगों को? हैं? बी ही क्यों आंसर होगा बेटा? कमेंट कर दो सभी। ना समझ में आए तो दोबारा बता दूंगा, बट ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, श्योरली आएगा। 101% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है बेटा, कंफर्म आएगा, है ना? दैट इज। अगला है स्ट्रक्चर्स ऑफ ए डायसैकेराइड formed by the glucose and fructose is given below. Identify anomeric carbon atoms in the monosaccharide unit. ठीक है बच्चों, तो मैं फिर से आपको बताऊं, जो फर्स्ट कार्बन होता है, अगर वो कार्बन एसिमेट्रिक है तो ही एनोमेरिक होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, पहले मैं इसको बना के दिखाऊंगा दोस्तों, ग्लूकोज बनाना सिखाता हूं आपको। ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है ये, दैट इज CHO है। उसके बाद आप भूल जाओ कि कहां पे क्या क्या कहानी है ना? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, दैट इज, और ये हमारा हो गया 5 कार्बन। ठीक है, ये हो गया CH2OH। अभी बाकी भूल जाओ कहां कहां पर OH और H है। ठीक है, उसे याद रखोगे तो दिक्कत आपको थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे आपने देखा था यहाँ पर ग्लूकोज और गलक्टोज में केवल चौथे पे तो चेंज था, और बाकी सब जगह पे क्या था? सेम था। दैट इज, ये देखो ग्लूकोज है आपका, इसका मतलब OH ऐसे है ना, बिल्कुल उंगली, आप देखो उंगली आपकी ऐसे है ना, ऐसे, राइट, ऐसे है, ऐसे याद कर लो। OH एक इधर है, फिर एक इधर, फिर एक इधर है, फिर एक इधर। ठीक है, मतलब दो इधर, नीचे वाले दोनों एक साइड है, नीचे वाले दोनों क्या बेटा? एक साइड है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो लाइट चली गई है, तो हम आज अभी थोड़ी देर बाद GS वाले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों। इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, कल पढ़ेंगे इसको।